नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हो मेरे जीएसटी क्लासेस, जहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है। क्लासिफिकेशन जो जीएसटी में है कि कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स कहना है, कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस कहना है। देखिए, मैंने ये वाला पॉइंट को पहले ही कवर कर चुका हूँ कि कौन से एक्टिविटी को सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, कौन से एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ओके, एंड विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। और आज के वीडियो में मैं इस बारे पॉइंट को कवर करूंगा, ओके, शॉर्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट में ये 7.2 वाला कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है जीएसटी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएसटी में, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से वाले ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, कौन से वाले ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, तो आपका टैक्स जीएसटी जो टैक्स रेट है उसमें डिफरेंस हो सकता है, या फिर एचएसएन कोड में डिफरेंस हो सकता है, या फिर आईटीसी रूल्स में डिफरेंस हो सकता है, वैल्यूएशन रूल्स में डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि अगर ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसका टैक्स रेट भी अलग होता है, उसका एचएसएन कोड भी अलग होता है, उसका वैल्यूएशन रूल्स भी अलग होता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। डिफरेंस रेट ऑफ जीएसटी इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, डिफरेंस एचएसएन कोडिंग सिस्टम, क्योंकि दोनों का जो एचएसएन कोड है वो अलग हो सकता है कि सप्लाई में जो एचएसएन कोड और गुड्स में भी जो एचएसएन कोड है वो अलग हो सकता है। डिफरेंस वैल्यूएशन रूल्स, ऑब्वियसली वैल्यूएशन रूल्स जो है वो डिफरेंस होगा, तो सेक्शन 15 बात करता है। ओके, डिफरेंस आईटीसी रूल्स। ओके, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है जो है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई वो डिफरेंस होगा। डिफरेंस प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है, क्योंकि सर्विस में भी और गुड्स में जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो डिफरेंस होगा। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है कि कौन से वाले सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, कौन से वाले सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यह है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, जो मैंने पहले बात कर चुका था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, वो ये 3 सेक्शन में मैंने बात कर चुका हूँ अगले पिछले वीडियो में। आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। मैं हर पॉइंट को छोटा छोटा वीडियो में कवर करके मैं अपलोड करता हूँ। ओके, और इस बारे क्लास में मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो क्लासिफिकेशन बात करता है। ओके, Section 7 subsection 1A, when certain activity of transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either supply of goods or supply of service as required in Schedule 2। जैसे 7.1A, 7.1B एंड 7.1C में बात किया था कि कौन से एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, उसके बाद ही ये अट्रैक्ट हो सकता है, इसके बाद ही ये ट्रीटेड होगा कि कौन से वाले सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, कौन से वाले ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ओके, आइए देखते हैं। नॉर्मली ये पैरा 7 18 एंट्री है। अच्छा, तो क्या है, एंट्री है जिसमें 5 एंट्री बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, एंड 13 एंट्री बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में। ये एंट्री क्या है, ये ट्रांजैक्शन है जो जिस ट्रांजैक्शन में आप आप क्लासिफाई कर सकोगे कौन से वाले ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन से वाले ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। सपोज ये गुड्स है, एक गुड्स है, ये मेरा पर्स है, तो ये ट्रांसफर हो रहा है। टाइटल, इसका टाइटल ये मेरे नाम दूसरे का था, मैंने खरीद लिया, तो इसको क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्वियसली। लेकिन नेक्स्ट है बी पॉइंट, द ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अब किसी चीज़ का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उसे यूज़ करने का राइट ट्रांसफर होगा। सपोज मेरे पास एक जेरोक्स मशीन है। ओके, वो जेरोक्स मशीन को क्या किया, मैंने मेरे दोस्त को दे दिया कि भाई तुम 3 महीने के लिए मेरे जेरोक्स मशीन को यूज़ कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मुझे हर महीने के 10,000 रुपीज़ मुझे फीस दे दिया, रेंटल फीस दे दिया। तो ये जो मैंने उसको सेल नहीं किया, लेकिन मैंने उसका टाइटल ट्रांसफ़र किया, राइट ट्रांसफ़र किया, यूज़ करने का राइट 3 महीने के लिए। तो ये क्या हो गया, सर्विस हो गया। मैंने उसको वो यूज़ करने के लिए वो सर्विस हो गया, वो गुड्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, सर्विस। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट विच स्टिपुलेटेड, पॉइंट नंबर सी। ओके, स्टिपुलेटेड दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। नॉर्मली ये कहाँ देखा जाता है, जो हायर परचेस में, जब भी आप बाइक खरीदते हो ना,
तो मंथली इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो, तो क्या होता है, वो भी सेल है, वो भी ट्रांसफर सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द, अगर आप पूरे इंस्टॉलमेंट अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, वो शुरू से सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यस, सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। ओके, हायर परचेस समझ लीजिए, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ये कंडीशन में कि आप पूरा पेमेंट दे दोगे। ओके, एज पर एग्रीमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने सर्विस का जो डेफिनेशन कराया था आपको सर्विस का, वहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ओके, तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात आएगा तो ये ध्यान में रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ना पहले। ओके, तो ये देखिए, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑब्वियसली ये सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आता है, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन में बोला गया है एनीथिंग, एनीथिंग जो मूवेबल है, एनी गुड्स जो मूवेबल है। ओके, एंड सप्लाई सर्विस में कहा गया है एनीथिंग अदर देन गुड्स, इसका मतलब जो है लैंड बिल्डिंग आएगा उसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, लीज, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग फॉर बिजनेस और कमर्शियल पर्पस, जो भी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आएगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, ट्रीटमेंट, पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ओके, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, अगर आप किसी की गुड्स के ऊपर सर्विस करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, कुछ ट्रीटमेंट करके उसमें अपना ही कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहेंगे। ओके, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी की गुड्स के ऊपर आपने कुछ ट्रीटमेंट किया, कुछ प्रोसेस किया, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, नॉर्मली ये देख के समझ में आ रहा है कि इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स, goods forming the part of the business are transferred or disposed of by owner whether or not for consideration है या नहीं है, उसे supply of goods ही कहेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर बी, द ओनर यूज और अलाउ टू यूज बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल पर्पज। अब सपोज ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो लैपटॉप मैंने किसी के दोस्त को दिया यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। लेकिन यही लैपटॉप मैं अगर ट्रांसफ़र कर देता, उसका जो नाम मैं उसको सेल कर दिया या उसको दे दिया मैंने पूरा, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी बात करता है द इफ द ओनर सीजेस टू बी टैक्सेबल percent, then business asset will be assumed to be supplied by him in the course of furtherance of the business immediately before the seizures। अभी क्या होता है, कभी कभी जो बिजनेसमैन है जो जिसका नाम पे टैक्स है, जीएसटी है, वो कभी कभी मर जाता है, या फिर कभी कभी उसका जो टैक्स का ये है जीएसटी नाम है, वो सीज कर लिया जाता है, तो उसके पहले जो भी उसका गुड्स रहेगा उसे एज्यूम कर लिया जाएगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, ये जीएसटी का रूल्स में है। ओके, लॉ है कि जब भी आपका जो टैक्सेबल परसेंट है वो सीजेस्ट हो जाएगा, तो उसका जो गुड्स है उसके अगले दिन तक जितनी भी स्टॉक होगा वो एज ए ये पकड़ लिया जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन है, कुछ कंडीशन है जिसमें नहीं माना जाएगा कि वो बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया। सपोज मेरा पापा का डेथ हो गया, मेरा बिजनेस मेरे नाम पे आ गया, तो गोइंग कंसेंट है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है किसी का और उसका जो नॉमिनी है उसके पास ट्रांसफर हो जा रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस, पॉइंट नंबर 5, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या क्या है, पॉइंट नंबर ए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा ही तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, एकदम मान लो ये। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल स्ट्रक्चर, ओके, और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर wholly or partly except whether the entire consideration has been received after the issuing of the completion certificate, where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier। अभी
यस। अभी क्या है कि कभी जो भी बिल्डिंग बनता है, जो भी फ्लैट बनता है, आप लोग खरीदते हो ना, तो खरीदने के पहले आपको कुछ मनी देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। ओके, एडवांस मनी बुकिंग करने के लिए, या 1 2 5 लाख 10 लाख आप दे देते हो पहले बुक करके, कंप्लीट होने से पहले। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है ना फ्लैट का, उससे पहले ही आप लोग बुक कर लेते हो, तो उस टाइम पे उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाए। ओके, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जहाँ भी बात आएगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, नेक्स्ट, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमानेंट यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी राइट, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट आप ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो भी होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। ओके, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। क्या होता है, कभी कभी कुछ एग्रीमेंट होता है मेरे साथ कि चलो भाई तू एग्री करता हूँ कि मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं करूँगा, या एग्री करता हूँ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल सप्लाई करूँगा। कुछ एक्ट करना या कुछ एक्ट नहीं करना, जो एग्रीमेंट होता है उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। ओके, फॉर कैश और डिफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अभी सर ये तो नॉर्मल है, राइट टू यूज़ करने का दे रहा है, राइट दे रहा है यूज़ करने का, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। टाइटल ट्रांसफर होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और गुड्स का टाइटल यूज़ करने का देगा, यूज़ करने का राइट टू यूज़, और ओके, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। कॉम्पोजिशन सप्लाई में क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली किसी का रॉ मटेरियल्स के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, किसी का रॉ मटेरियल्स के ऊपर आप लोग पूरा प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। रॉ मटेरियल्स पार्टी का ही होता है। ओके, आप लोग क्या करते हो, उसके ऊपर काम करके से सेंड कर देते हो, रीसेंड कर देते हो, तो क्या होगा, उससे सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहा जाएगा। ओके, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी अदर सर्विस और एनी अदर मैनर वट एवर of the goods being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, उसे क्या कहेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, सप्लाई बाय वे ऑफ और एनी पार्ट ऑफ एनी अदर सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज हुआ उसे अल्कोहलिक लिकर छोड़ के, ओके, एनी ड्रिंक्स, उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। ओके, नेक्स्ट, supply of goods by any unincorporated associated or body of person to a member thereof for a cash or deferred payment or valuable consideration। कोई भी गुड्स आप लेते हो उसके बदले कुछ भी कैश पेमेंट करते हो या कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन पेमेंट करते हो, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब गुड्स दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और सर्विस दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सप्लाई ऑफ सर्विस ही होगा। ओके, तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, और इसका जो भी मैं क्या करता हूँ अभी, जो भी यूट्यूब में मेरा जीएसटी का क्लासेस का जो भी है एक चैप्टर, अभी मैं सप्लाई का चैप्टर कर रहा हूँ, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो आएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ओके, जहाँ पे जो भी एक्टिविटी है उसे कौन से एक्टिविटी है जो सप्लाई में नहीं आएगा, जो भी उसको जीएसटी के अंदर से बाहर रखा गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को। थैंक यू।